हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लेने वाले हैं अकाउंट्स फॉर बैंकिंग कंपनी। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बड़ा क्यूट सा टॉपिक है। इसी टॉपिक को दिमाग में रख के चलना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 4 मार्क्स का हो सकता है, 7 मार्क्स का हो सकता है, 5 मार्क्स का हो सकता है। 7 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन आता नहीं है बेसिकली। ठीक है ना? क्योंकि आपके दो टॉपिक से पूछा जाएगा। अब देखो, मैं जब बैंकिंग कंपनी की बात कर रहा हूं तो बैंकिंग कंपनी के अंदर बेसिकली हम दो फेज में टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फेज वन जो है, फेज वन है और फेज टू है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट। एज पर आरबीआई नॉर्म्स, आरबीआई की नॉर्म्स के हिसाब से। और यहां पर पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट की बात करेंगे डेफिनेटली, तो एक बात हमारे दिमाग में आ गई होगी कि सर फाइनल अकाउंट हम किस किस की बात कर रहे होंगे। तो बेसिकली फाइनल अकाउंट के अंदर दो ही हैं यहाँ पर। एक बैलेंस शीट है और एक पी एंडल है। और हम जो बात करेंगे शायद इस वाले की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो कभी कभार आया है वो यहां से आया है, न्यू सिलेबस के अंदर। ओल्ड सिलेबस के पैटर्न की बात नहीं करेंगे, वहां पर इनका वेट ज्यादा हुआ करता था। ठीक है? तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो दो फेज में पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे हम एडजस्टमेंट। बेसिकली एडजस्टमेंट हम चाहते तो बाद में करवा सकते थे, लेकिन बाद में इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि चाहते इसको अभी खत्म करें हम लोग। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस हमारे ज्यादातर एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। तो जो हम पहले बात करने वाले हैं वो फाइनल अकाउंट की बात करने वाले हैं। ठीक है? चलिए, तो आज हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करने मतलब फाइनल अकाउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके अंदर फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा हैं। उनको फॉर्मेट्स को पहले नोट डाउन करना पड़ेगा, उनके शेड्यूल्स को समझना पड़ेगा कि कौन से शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीज कवर होती है, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात आपने देखी होगी, बेसिकली हमारे पास इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों टॉपिक के फॉर्मेट्स अलग अलग दे रखे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फिर भी कंपनी एक्ट के हिसाब से थोड़ा सा कवर होता है, उसमें कंपनी एक्ट के शेड्यूल्स लगते हैं तो थोड़ा सा वहां से हो जाता है। बट यहाँ पर फिर भी इनके दोनों के फॉर्मेट क्या होंगे, यहाँ पर अलग अलग होंगे। चलिए, आज हम एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं कि भैया आरबीआई प्लस बैंकिंग एक्ट की नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर जो बैंकिंग कंपनी अपने फाइनल अकाउंट के अंदर इनकम को कैसे रिकॉर्ड करती है, एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन कैसे करती है, बैंकिंग कंपनी अपने असेट्स को क्रिएट कैसे करती है, असेट्स को एनपीए किस तरीके से इशू करती है, इन सारी वन बाय वन करके हम हर चीज का यहाँ पर क्या करने वाले बेटा, डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि एक बात तो पता होगा कि जो बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी का जो मेन काम होता है वो पैसे को लेना और पैसा देना होता है। पैसा लेकर के उसको इन्वेस्ट करना, उस पर इनकम भी कमाना होता है, कुछ लायबिलिटी भी क्रिएट करती है, लोन वगैरह भी देती है। तो पैसे का लेना और पैसे का देना, इन दोनों चीजों की रिकॉर्डिंग की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। उनके क्या सिनेरियो रहने वाले हैं, क्या क्या प्रोविजंस होने वाले हैं एज पर आरबीआई प्लस बैंकिंग एक्ट के हिसाब से। तो ये तो हमारा पास नॉर्मली जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बात करते हैं वो। मैं आपको डेफिनेटली जो कोर्स जो पिछले पास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं उनकी भी बात करूंगा कि उनमें क्या क्या आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनकी डेफिनेटली डिस्कशन का पार्ट में बनाऊंगा। अभी मैं ओनली फॉर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग दूंगा, प्लस उसका एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी फिलहाल मैं यही करने वाला हूँ। देन उसके बाद हम अपना स्टडी मैट खोलने वाले हैं कि स्टडी मैट में जो क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम में कैसे आए हैं, क्योंकि एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स कराना फिर उसको बुक का करना, दोनों में डिफरेंस होता है। फिर हम एग्जाम का करेंगे तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है? तो फटाफट से हम यहाँ पर क्या करने वाले मेरे बच्चे, बताओ। यहाँ पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट। हेडिंग डाल लो मेरे बच्चे। हेडिंग डालोगे आप क्या? एडजस्टमेंट। क्या डालोगे? एडजस्टमेंट। बैंकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहला पहला हम यही लेने वाले हैं। ठीक है? एडजस्टमेंट के अंदर एडजस्टमेंट, चलो इसको नोटिंग यहां से हटा दो। एडजस्टमेंट में नंबर बना के वन। वन। वन में हम क्या पढ़ने वाले, वन में पढ़ने वाले क्या? बेसिस ऑफ
इनकम रिकॉग्निशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का जो इनकम है, उस इनकम को रिकॉर्ड करने का क्या बेसिक्स हैं। ठीक है, मैं बेसिकली यहां दो चीज लेने वाला हूं। ठीक है, एक इनकम है क्या बेटा, ऑन परफॉर्मिंग असेट्स, ऑन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यदि परफॉर्मिंग असेट्स है तो बहुत आसान है चीजें, तो आप कर लोगे अक्रूवल बेसिस पर, और यहां है तो कैश बेसिस पर। बात को समझो। बेसिकली मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा कि परफॉर्मिंग क्या है नॉन परफॉर्मिंग क्या है, सॉरी मैंने बताया नहीं है अभी आपके लिए ना। बेसिक समझने के लिए आप थोड़ा सा इतना समझ लो। परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब है हमें उसके इनकम को मिलने में या उस असेट्स के मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी संदेह नहीं है। ऐसी कोई इनकम जो संदेह के दायरे में आ गई है, जो डाउटफुल के दायरे में आ गई है, ये एक क्राइटेरिया है। यदि वो क्राइटेरिया के अंदर चली जाती है तो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की कंडीशन में चली जाती है। और यदि उस क्राइटेरिया में नहीं जाती है तो परफॉर्मिंग असेट्स की कैटेगरी में रहती है। यदि असेट्स का नेचर परफॉर्मिंग असेट्स है, आगे आने वाले अभी थोड़ा इसी सेशन के अंदर आगे डिस्कस करूंगा कि परफॉर्मिंग असेट्स कब कहलाती है और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कब कहलाती है। मेरी बात क्लियर है। यदि जो असेट्स है उस असेट्स का नेचर परफॉर्मिंग नेचर का है, तो उस पर जो इनकम जनरेट होगी, उस इनकम को अक्रूवल बेसिस पर, जैसे टाइम आपका क्या हुआ, एक टाइम पीरियड स्पेंड हुआ, एक टाइम हुआ, और टाइम के बाद उस इनकम को हम कमा लोगे। जैसे मान लो आप इंटरेस्ट मंथली बेसिस पर लेते हो, तो एक महीना हो गया तो एक महीना जैसे हुआ, मिले या ना मिले अलग बात है। जैसे आपने इनकम कमाई, जैसे लगा कि इनकम ड्यू हो गई, तो ड्यू के बेसिस पर ही आप उसको क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। मैं आपने सुना होगा, एक तो होता है ड्यू बेसिस पर, एक होता है रिसीव कैश बेसिस पर। ड्यू का मतलब है जैसे आपने इनकम, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, रेंज होती है, टाइम रेंज होती है, उस टाइम रेंज के बीतते ही आप क्या कर लोगे, आप अपनी इनकम को जनरेट करके मान लोगे। ठीक है, जैसे मान लो क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के अंदर आपका 3 महीने हुए, आप मान लो कि इंटरेस्ट मिल गया, चाहे इंटरेस्ट 2 महीने बाद ही क्यों ना मिले। मेरी बात क्लियर है आता कहानी। एक रामू काका है, रामू काका को मैंने पैसे दे रखे 10 लाख रुपए के, उस पर ब्याज हर महीने लेता हूं मैं। अब जैसे ये महीना खत्म हुआ, तो मैं मान लूं रामू काका अच्छा आदमी है, यानी उसके पैसे के ना मिलने में कोई डाउट नहीं है मुझे। तो उस केस के अंदर वो परफॉर्मिंग असेट्स होगी, उस व्यक्ति के पास जो पैसा दे रखा है, तो उस पर इनकम जैसे ही मेरा महीना खत्म हो गया, मैं अपने बुक्स में इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा कि रामू काका से पैसे मिलने वाले हैं। मेरी बात क्लियर है। चाहे वो 2 दिन के बाद दे दे, 3 दिन के बाद दे दे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरी बात क्लियर है यहां तक करें। अब तुम बोलो सो 4 महीने के बाद दे, 5 महीने बाद दे, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। मतलब जैसे टाइम पीरियड खत्म हुआ, आप उसी टाइम पर, उसी टाइम पीरियड पर आप उस इनकम को रिकॉर्ड कर लोगे, आप बिना सोचे समझे, यदि वो सामने वाले असेट्स परफॉर्मिंग कैटेगरी के अंदर रिकॉर्ड हो रखी है तो। ठीक है, तो ये चलेंगे अपन। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके चलूंगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल भी लेकर के साथ में चलूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, और देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। गिवन बिलो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स। मेरे पास कमर्शियल बैंक्स का क्या दे रखा है बेटा, मेरे पास इनकम दे रखी है। क्लियर है यहां तक। और इनकम कुछ इस तरीके की है,
ये पर्टिकुलर है, ये परफॉर्मिंग है, ये नॉन परफॉर्मिंग है। ये यहाँ पर आपको अर्न है, ये आपकी रिसीव्ड है। ये आपकी अर्न है, ये आपकी रिसीव्ड है। ठीक है। पहला है टर्म लोन, दूसरा है कैश डिपॉजिट, या कहें तो ओवरड्राफ्ट, लास्ट में बिल्स परचेज। ये सारे के सारे परचेज के इसके इनकम के तरीके हैं। सर इनकम कब होती है बैंक की? जब कोई पैसा उधार देती है। बोलो हाँ, है ना? जैसे आपने टर्म से लोन दिया किसी को, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, जैसा भी लोन दिया आपने, तो उस पर ब्याज आएगा, तो वो भी इनकम है मेरी। दूसरा ओवरड्राफ्ट, मैंने ओडी इशू कर दिया किसी को, तो ओडी पर भी ब्याज आता है। ओडी जब यूज करता है इंसान तो उस पर ब्याज मिलता है आपको। कैश डिपॉजिट, आपने कैश डिपॉजिट किया तो उस पर भी आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा, इसके अलावा क्या बताऊं? बिल्स परचेज, आपने कलेक्शन फॉर बिल्स किया है, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा। ड्यू डेट से पहले कोई क्लाइंट आकर के अपने बिल को कैश करा सकता है बिफोर द पीरियड, तो उसके बदले में वो इनकम जनरेट करता है। तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं, जो भी लिखा हुआ है सारे मत समझ लो, वो सारे सारे इनकम जनरेट करने के उसके पास तरीके हैं। तो यहाँ पर है 200, और यहाँ पर है 150, यहाँ पर है आपका 400, और यहाँ पर है आपका 300। यहाँ इनकम है 400, यहाँ इनकम है 250, 200, 200, यहाँ पर है 250, यहाँ पर है 200, यहाँ पर है 500, यहाँ पर है 0। कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट इनकम ऑन बोरोइंग एज पर बैंकिंग एक्ट। बैंकिंग एक्ट तो क्या कहोगे आप? आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से कहोगे कि भैया आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से क्या चल रहा है। अब चलिए, अब हमने सिंपल सा बता रखा कि भैया आपने ऊपर असेट्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, तो यहां लिखोगे आप सॉल्यूशन, और क्या लिखोगे बताओ? कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑन बोरोइंग, इनकम ऑन बोरोइंग। कैसे करोगे बताओ बच्चा? पहला लोगे ए पार्ट, ए पार्ट, इन केस ऑफ परफॉर्मिंग असेट्स, परफॉर्मिंग असेट्स की भैया परफॉर्मिंग असेट्स में क्या होगा? परफॉर्मिंग असेट्स के तीनों हैं, टर्म्स लोन है, ओवरड्राफ्ट है, इसके अलावा आपके पास क्या है बेटा? लास्ट में है बिल परचेज। आपको पता है इन तीनों की तीनों केसेज के अंदर आप जब बात करोगे परफॉर्मिंग में, आप हमेशा ये लोगे। बोलो ना। क्योंकि जब परफॉर्मिंग असेट्स की बात आती है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि एक अच्छे नेचर का है, परफॉर्मिंग कैटेगराइज हो रखा है, तो ऐसे कैटेगराइज को हम जो, उसका जो इनकम रिकॉर्ड करने का तरीका है, वो हमेशा अर्न बेसिस पर है, यानी कि अक्रूरल बेसिस पर है। तो कितना हो गया बताओ? 200, 400, 250, 200, 400, 250, बताओ कितना आ गया? ये हो गया 400, 850, 850, टोटल ए। बी पॉइंट पा जाओ, इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, उस केस के अंदर भी तीन कैटेगरी है। टर्म्स लोन, ओवरड्राफ्ट,
बिल्स परचेज। बिल्स परचेज, तो बताओ क्या है। इसमें हमारे पास रिसिप्ट बेसिस पर आएगा, तो 300 200 यहाँ जीरो है, तो 300 200 जीरो है, आ गया 500, टोटल भी, और यहाँ कर दो टोटल इनकम। ठीक है, तो कितना हो रहा है बताओ, 850 प्लस 500, 1350 इनकम इन करंट ईयर। बोलो, क्या पहला एग्जाम्पल क्लियर है। एग्जाम्पल्स आपको साथ के साथ नोट करवाता हुआ जा रहा हूं, जिससे आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती हुई चली जाए। फिर मैं डायरेक्टली डेफिनेटली आपके स्टडी मेट पर आऊंगा, आपकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है ना, फिर मैं आपके स्टडी मेट की तरफ भी आऊंगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिखाते हैं आप, है ना। ये रहा, इसको देख लो बड़ी से ना, इसको भी देख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, वैसे क्वेश्चन साथ के साथ देख लो। वैसे में ऐसे करवाने का मेरा मूड है नहीं इस तरीके का, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, जितने भी प्रैक्टिकल रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट है सारा कवर करने वाला हूं, और देन उसके बाद इमीडिएटली मैं अपने क्लास में एग्जाम्पल नोट करवा करके उस कंसेप्ट को ही खत्म करने वाला हूं। ठीक है, फिर भी आपको लगता है सर हमें स्टडी मेट में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपका स्टडी मेट का है। क्या लिखा वो देख लीजिए, ये भी देख लो आप, आपके हिसाब से। लिखा हो, गिवन द बिलो डिटेल्स इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस मतलब जो आपने पैसा उधार दे रखा है, जो पैसा उधार दे रखा है उसको कैटेगराइज करना पड़ता है हमें, वो अच्छे लोगों के पास है या बुरे लोगों के पास है। अच्छे लोगों का मतलब होता है परफॉर्मिंग असेट्स के नेचर के अंदर, और वहीं पर बात करते हैं एनपीए, वो होता है आपके बुरे लोगों को कैटेगराइज किया गया उस लोगों में। ठीक है ना, तो लिखा ये परफॉर्मिंग असेट्स है, ये परफॉर्मिंग असेट्स है। तो परफॉर्मिंग असेट्स आपको पता है इंटर ड्यू, तो उसके अंदर ये इनकम मानी जाएगी। कितना हो गया, 1800 2040 का, ये आपकी इनकम होगी। क्लियर है, क्योंकि जब परफॉर्मिंग असेट्स की बात करते हैं, जब परफॉर्मिंग असेट्स के रूप में कैटेगराइज होता है, तो उस केस के अंदर जो इनकम आपने कमा ली है उसकी बात करते हैं, रिसीव कितनी हुई है उसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग के अंदर यहां पर इसका टोटल आ जाएगा, तो यहां बताओ कितना हो बेटा, 50 और 74। तो टोटल में इनकम की बात करूं यहां पर, टोटल तो हो गया मेरे पास आकर के 74 प्लस 2040, ये हो गया 2114। बोलो हाँ और ना, क्लियर है कहानी, आता बहुत आसान चीज थी ये तो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्या सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं मेरे बच्चे, एग्जाम में क्यों नहीं आते बताओ, एग्जाम में बताएंगे आपके लिए। ठीक है, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाए तो समझो फोकट के मार्क्स हैं आपके लिए ना, आपके साथ फोकट के मार्क्स हो गए। चलिए, हो गया। आइए कंसेप्ट नंबर 2, यानी कि एडजस्टमेंट नंबर कौन सा आ रहा है, टू। एडजस्टमेंट नंबर टू, एडजस्टमेंट नंबर टू में हम क्या बात करने वाले देखो, एडजस्टमेंट नंबर टू के अंदर हम बात करने वाले रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। रिवेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पर्पज से भी और अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से भी। इससे पहले जो हमने कंसेप्ट किया था बहुत आसान था, सिंपली देखना था कैटेगराइज, देखने भी किस कैटेगरी का आपके पास इनकम है, परफॉर्मिंग असेट्स पर है या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पर है। परफॉर्मिंग पर है तो कैश पर, सॉरी आपको अर्न बेसिस पर लेना था, अदरवाइज आपको आपको रिसिप्ट बेसिस पर लेना था, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड की हम बात करते हैं तो वो होता क्या है, देखो क्या होता है। हम थोड़ा सा चलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ, किधर चलते हैं बेटा, हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं या फाउंडेशन की बात करते हैं हम लोग, तो फाउंडेशन में टॉपिक पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, बिल डिस्काउंटिंग।
बोलो हाँ है ना। जब बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम टॉपिक होता है तो वहां पर हम बिल डिस्काउंटिंग नाम का एक टॉपिक आता है, हम उसको पढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। ठीक है। वहां पर क्या होता है, वहां पर कुछ इस तरीके का ट्रांजेक्शन आता है, मैं आपको याद दिला रहा हूं ओनली फॉर, याद ना हो तो। ए बी, ये फाउंडेशन में भी आता है और इंटर में भी आता है। ए ने क्या किया, इसको गुड्स बेचा, गुड्स सेल ऑफ ₹5 लाख ऑन 3 मंथ क्रेडिट। बोलो हाँ है ना। हुआ क्या कि हमने, यानी ए ने बी को 5 लाख रुपए का माल बेचा। अब माल जब बेचेगा पार्टी तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा, 3 महीने क्रेडिट पर है। तो 3 महीने की क्रेडिट पर यदि आपकी अच्छी बॉन्डिंग है या अच्छा आपके पास बिजनेस लेन देन अच्छा होता तो आप हो सकता है कि बिना किसी एविडेंस के रूप में भी दे दूं। लेकिन नहीं है तो क्या होता है, नॉर्मली बिल से चेक के थ्रू चलता है, भाई चेक ले लो आप, 3 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा और मेरे चेक वापस दे देना। इस तरीके के ट्रांजेक्शन बिजनेस में चलते हैं। मेरी बात क्लियर है। अब होता क्या है, इस व्यक्ति ने क्या किया कि भैया ये थ्रू कर रहा है ट्रू बिल्स। बोला कि मैं आपको 3 महीने का बिल दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बेटा, ये बिल लिखेगा, बिल्स ड्रॉ करेगा, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। मैं लिख रहा हूं कि मैंने तुझे, या ये लिख देगा कि बोलेगा भैया देखो मैं बिल लिख रहा हूं, इस पर साइन कर दे कि 3 महीने के बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। मेरी बात क्लियर है। अब हुआ कि इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लिया तो इसके लिए बीपी बन जाएगा, इसके लिए बीआर बन जाएगा। हम ऐसी बातें करते हैं। अब हुआ क्या, ये जो बिल जो इसके पास आया है, इस बिल को ये बंदा क्या करता है कि इसको पेमेंट कब मिलेगा बेटा, 3 महीने के बाद। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने क्या किया, ये चला गया बैंक के पास। कहां चला गया, बैंक के पास। इसने क्या किया, बिल कैश्ड बाय बैंक, फ्रॉम बैंक करो इसको, फ्रॉम बैंक, जिसको आप अपनी लीगल लैंग्वेज के अंदर बिल डिस्काउंटिंग बोलते हो। क्या मेरी बात क्लियर है। आपने क्या किया, आपको बिल मिला 3 महीने का, 3 महीने बाद पेमेंट देगा कौन, बी। लेकिन पेमेंट की रिक्वायरमेंट अभी हमें अभी है, तो मैं गया बैंक के पास, मैंने बोला बैंक ऐसा करो ये बिल ले लो, बी मुझे 3 महीने बाद पेमेंट देगा, आप डायरेक्टली उससे ले लेना। देखिए वो 3 महीने के बाद देगा, बट मुझे अभी पैसा चाहिए। मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे, अभी पैसा चाहिए कि मुझे इमरजेंसी है। तो ठीक है, मान लो 5 लाख रुपए का 3 महीने का, बैंक ने बोला ऐसा करो 4,80,000 कैश पकड़ो, और ये बिल मेरा हुआ। सर 5 लाख का बिल था, क्या 4 लाख ही मिलेंगे बी को, यस, क्योंकि 3 महीने के पहले दे रहा है ना आपको पेमेंट वो, तो उसका इंटरेस्ट तो लेगा। जो डिफरेंस आया है आपका 20,000 का, इसी को बोलते हैं इनकम। और बैंक, तो यानी कि यही टॉपिक है रिवेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। रिवेट क्या है मैं अभी नहीं बताया आपके लिए, अभी इतना समझ लो कि भैया जो ये इनकम आने वाली है, ये जो 20,000 रुपए की, जो 20,000 की जो इनकम है, ये वाली इनकम इसको बिल खरीदेगा, जब ये बिल परचेज करेगा पब्लिक से, तो वो टाइम से पहले पेमेंट देता है, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ वो इनकम जनरेट करना चाहेगा, इनकम कमाएगा। तो उसी इनकम की बात कर रहा है, उसी इनकम से लिंक है ये। मेरी बात क्लियर है। अब एक्सचेंज के एवी को भूल जाओ, अब ओनली फॉर ये दिमाग में रखो कि हम बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से क्या बात कर रहे हैं। हमें अब यहां ध्यान रखना है मेरे बच्चे, कहां याद रखना है हमें, यहां। इस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, इस इनकम की बात कर रहे हैं, बिल डिस्काउंटिंग इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं।
मेरी बात क्लियर है? क्या एक कंसेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में? यदि ये कंसेप्ट क्लियर है तो मैं फिर थोड़ा सा आगे चलाऊंगा। मेरी बात क्लियर है कहानी तक? चलिए, तो मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटली आपको लॉजिकली और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें डेफिनेटली एंट्री की भी बात करूंगा, लेकिन बेसिकली मैं आपसे यहां पर इनकम की भी बात करने वाला हूं। अब देखो, चलिए मैं छोटा सा आपको एक डायग्राम बनाता हूं। कंसेप्ट ऑफ रिबेट। रिबेट का कंसेप्ट क्या था, और चाहो तो आप इसका जो नाम देना चाहो ना, कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट इनकम था ये। ये आपका मेरे बच्चे क्या था बताओ? ए नाम दे दो इसको, इसको बी नाम दे दो। ये जो कंसेप्ट में समझा है ना आपके लिए, ये इनकम का कंसेप्ट था, डिस्काउंट इनकम। रिबेट का कंसेप्ट क्या है वो भी देख लो। आप मान लो ये आपका 31/3/24 है। 31/3/24 है। डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना है। डायग्राम आपको समझ में आ गया, समझ लो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा यहीं पर। 31/3/24 है आपका। यानी कि मैं कहूं तो मेरे सामने ये वाला करंट ईयर है, और ये वाला मेरा नेक्स्ट ईयर है। मेरी बात क्लियर है? ये मेरा करंट ईयर है और ये मेरा नेक्स्ट ईयर है। करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब बात को समझो। मैंने क्या किया है, एक, दो, तीन और चार, मैं कुछ इस तरीके से चीजें ले रहा हूं। ठीक है, ये मान लो है एक, 10, एक, 11, एक, 12 और एक, एक। मैंने क्या किया है, यहां पर 5 लाख रुपए का मैं कुछ इस तरीके से लिख लूं क्या? थोड़ा सा मुझे चाहिए हल्का सा। यहां पर मुझे 5 लाख रुपए @12%, यहाँ 4 लाख रुपए @10%, 3 लाख 11%, 1 लाख 10%। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूं, ये 6 मंथ का है, ये 4 मंथ का है, ये आपके पास 6 मंथ का है, और यहाँ पर 4 मंथ का है। आपने इस तरीके से लिखा। थोड़ा सा इसको यार कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग दिख रहा ना ये। डेट चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा ना, डेट चेंज करता हूँ। मैं डेट चेंज करता हूँ थोड़ा सा। मैं डेट चेंज करता हूँ थोड़ा सा। ये मान लो एक, एक है, ये आपका एक, दो है, ये आपका एक, तीन है, ये नहीं है ऊपर। 3 बिल ले लेते हैं अभी ना, 3 बिल ले लेते हैं। यहां आपने 2 लाख रुपए का, यहां 3 लाख रुपए का, यहां आपने 4 लाख रुपए का। एट द रेट मान लो 10% है, यहाँ पर मान लो 10% है, और यहाँ पर मान लो 10% है। ये आपका है, मान लेते हैं 4 मंथ का, या 3 मंथ का ले लो।
3 मंथ के लिए है, ये भी 3 मंथ के लिए है, और ये भी 3 मंथ के लिए है। ये आपने टर्म्स दिया है, ये आपके रेट है, ये आपका अमाउंट ऑफ बिल है। आपने मेरे बच्चे बिल खरीदे, मेरी बात ध्यान सुनना ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया है, इस करंट ईयर में मान लो 2023 और 24 है, ये 2024 और 25 है, ठीक है। मैंने क्या किया है, 2023-24 के अंदर टोटल तीन तीन जो तीन बिल हैं वो मैंने परचेज किए थे, और जो 10%, 10%, 10% 3 3 महीने के बिल थे। यानी कि ऊपर कंसेप्ट की बात करूं मैं, जो बिल था ये 3 महीने का था, और इस पर जो इनकम, जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो 10% से कम आती है बैंक। क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, इस पर जो इनकम होगी, मैं इनकम भी लिख लूं यहां पर, इनकम बताओ कितनी होगी। सर यहां पर जो इनकम होगी ना वो 20,000 होगी, 3 महीने के लिए कितनी होगी बताओ। मेरे पास है 2 लाख, 2 लाख का 10% इंटू 3/12, सर यहाँ 5,000 आएगी। सिमिलर यहाँ 3,000 इंटू है 10% इंटू 3/12, और होगा इंटू 3 मंथ का। तो यहाँ क्या हुआ, 1 मिनट 1 मिनट, 2 लाख, 2 लाख का 10% इंटू 3/12, 5,000, 3 लाख का 10% इंटू इंटू 3/12, 7500 इनकम है इस पर। और इस पर आपने 4 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, 10,000। बोलो, ये इनकम बनती है? अब मुझे ये बताओ, मैं छोटी सी बात आपको और बता दूं, जब आपने बिल परचेज किया था तो आपने एंट्री डाल दी होगी, बिल्स परचेज्ड, अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टू डिस्काउंट इनकम। बताओ कितना मेरे बच्चे, आपने टोटल बिल परचेज जिस जिस डेट को परचेज किए होंगे, मैं तो टोटल की बात कर रहा हूँ ना, अभी एक साथ में टोटल एंट्री डाल रहा हूँ। और दिमाग में ये मतलब डेट बाय डेट, हाँ वो डेट बाय डेट एंट्री ही होती है, बस एंट्रीज की बात है, मैं एग्रीगेशन में आपको कंसेप्ट को समझाने की बात कर रहा हूँ। तो कितना हो बताओ, 5 और 4 9 लाख, ठीक है। आपकी इनकम टोटल बताओ बेटा कितनी है, आपके पास कितनी रिकॉर्ड की होगी आपने। ये होगा पास 15, 22, 500 का, 22,500 का, 9 लाख माइनस 22,500, कितना हो गया, 877,500। ये आपने सामने वाले पार्टी को आपने पैसा दे दिया होगा, मेरी बात क्लियर है यहां तक का नहीं। वो बिल लेकर के आया, गुरुजी मुझे बिल दे दो, 3 महीने बाद पेमेंट आएगा, जरूरत अभी है, तो उसने बोला ले भैया 8,77,500 पकड़, बाकी मेरी इनकम में काट के बैठ गया। मेरी बात क्लियर है? एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे काम होता होगा बिजनेस में भी, सिमिलर बैंकिंग कंपनी में यही काम हो रहा होता है। अब एक समस्या है यहाँ पर, मुझे एक बात बताओ, ये जो इनकम है 3 महीने की है, बोलो ना, तो 1 महीना, 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ, बोलो है ना। आपको नहीं तो ये इनकम पूरी की पूरी 100% इनकम ऑफ करंट ईयर, आपको नहीं तो 100% इनकम करंट ईयर की है, या 100% ना लिख करके इसको मैं थोड़ा सा लिख दूं मेरे बच्चे, क्या बताओ, इसको लिख दूं मैं कितना बताओ, 5,000। बोलू, ये इनकम भी 3 महीने में कमानी है, क्योंकि तुमने इनकम अभी रिसीव कर ली है, अभी काट ली है, तो इनकम में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिखा दिया आप लोगों ने। लेकिन क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस के अंदर करंट ईयर की ही इनकम लेके जाओगे, बोलो हाँ है ना, जो इनकम ड्यूरिंग द ईयर कमाई है वही इनकम तो पीएल में लेके जाते हो, बोलो ना फॉर द ईयर, हाँ या ना। जब आपने इनकम इस साल की होगी वही पीएल में लेके जाओगे। आपको मैं ये पूछ बताओ, प्रॉफिट लॉस में आप इस इनकम में से कितनी ट्रांसफर करोगे, तो बोलो गुरुजी देखो ये बिल यहां खरीदा था और यहां होते 2 महीने, कितने थे मेरे बच्चे, 2 महीने, लेकिन 1 महीना यहाँ, तो इनकम तो 1 महीने की तो यहाँ की है, 2 महीने यहाँ की है, तो 2 महीने की 2 मंथ की इनकम करंट ईयर में है, 1 मंथ इनकम है नेक्स्ट ईयर की, बोलो हाँ और ना, बोलो ना मेरे बच्चे, दिक्कत है क्या है, नहीं ना, हाँ मैं वही कह रहा हूं। तो मैं बताओ, तो करंट इनकम कितना जाएगा सर, 3 महीने की इनकम 7500 है, तो बताओ दो की कितनी होगी, 5,000, मैं यहाँ लिख दूं, नेक्स्ट ईयर यहाँ 0, यहाँ 2500। गुरु जी यहाँ, यहाँ बेटा 1 महीने है, 2 महीने यहाँ के हो जाएंगे, तो मुझे बताओ 10,000 है, डिवाइड बाय 3 है,
इंटू 2, तो बेटा 6,667 तो यहां जाएगा, माइनस है 10,000, तो 333 यहां आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैंने क्या कहा, जो जितने भी बिल आए हैं, इन बिल को मैंने देखा कि इतनी इनकम है, तो मैंने ये इनकम एग्जैक्ट जाकर के मैंने बोला कि मैंने इनकम इतनी है। लेकिन मैं बात करूं कि भैया इस इनकम के दो हिस्से होने जरूरी हैं अब, क्योंकि इस इनकम में कुछ इनकम तो है करंट ईयर की, और जो इनकम करंट ईयर की है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी। लेकिन जो इनकम नेक्स्ट ईयर की है, क्या उसको प्रॉफिट लॉस में लेके जाओगे? नहीं, वो इनकम कहलाएगी मेरे बच्चे प्रीपेड। प्रीपेड इनकम आपको एडवांस में मिल गया है। मेरी बात क्लियर है? आपने इनकम कमाई नहीं है, लेकिन आपको कमाई मिल गई है, क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है कि भैया इसमें जो एजल इनकम जो है वो मिल गई है, लेकिन आपने रिसीव नहीं की है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, ये वाला जो अमाउंट है कितना हो गया, 667 प्लस 2500 ना, 9167। इट इज एडवांस इनकम, और इस एडवांस इनकम को बोलते हैं रिबेट। क्या कंसेप्ट क्लियर है? क्या रिवेट का कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो ना मेरे बच्चे, क्या रिवेट का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया? बोलो, क्या रिवेट का कंसेप्ट समझ में आ गया? मैं क्या कह रहा हूं, जो इनकम आपने रिसीव की है इस करंट ईयर के अंदर, क्या वो सारे की सारी इनकम आप इस करंट ईयर की है? यदि सारी की सारी जो इनकम करंट ईयर की है जो आपने क्रेडिट की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी इनकम एज इट इज पीएनएल में लेके चले जाओ। लेकिन यदि कुछ इनकम आगे आने वाले साल की है, लेकिन आपको मिल अभी गई है, काट आपने अभी डिडक्ट अभी कर लिया है, रिसीव आपने अभी कर लिया है, तो इसका मतलब वो इनकम आपकी एडवांस में कहलाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या आपको नहीं लगता इस इनकम में से, आपको इस इनकम में से कुछ इनकम को नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को, 31/3/24 को आपको डिस्काउंट इनकम को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, डेबिट, और टू, इसको दिखाना पड़ेगा आपको। क्या बताओ, आप इस इनकम को क्या दिखाओगे? आप इस इनकम को क्या दिखाओगे? आप इसको रिवेट दिखाओगे, रिवेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। बोलो, इसी एडवांस इनकम का नाम बोलते हैं। कितनी मेरे बच्चे? ये होगी मेरे पास कितनी बताओ, 9167 का। और जब अगले साल जाओगे, अगले साल जाओ जब 31 मार्च से 1/4/2024 को जाओगे, तो क्योंकि वो इनकम उसी साल की है, तो उस इनकम को कन्वर्ट कर दोगे वापस से, उस इनकम को वापस से कन्वर्ट कर दोगे, रिवेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट इनकम। क्योंकि अब ये इनकम बन गई है कितने की, 9167 की, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो इनकम बनी जाएगी ना। अब हम जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे, 31/31/3/25 को हम कुछ रिवेट को पीएनएल में डालेंगे। तो बताओ हम क्या करेंगे, डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ये अगले साल की बात कर रहा हूं मैं। यदि हम इसी साल की बात करें, इस साल की ही बात करें, तो यहां पर 31/3/24 को हम वापस से क्या करेंगे, डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू, हम क्या कर देंगे बताओ बच्चा, पीएनएल में डाल देंगे। कितनी वाली डाल देंगे बताओ, इसको हटा दो आप, कितनी, 22,500 में से 91 हटा दो, तो 13,333। या मैं ऐसा कह दूं यहां पर आकर के, 13,333 को यहां डाल दो, बाकी को यहां डाल दो। आप चाहो तो दोनों की जगह एक एंट्री डाल सकते हो, डिस्काउंट इनकम डेबिट टू, कुछ करंट ईयर की है, टू कुछ नेक्स्ट ईयर की है, नेक्स्ट ईयर को रिवेट बना दो, तो कितना हो गया, 19 था क्या, 9167, और 13,333, और 22,500। आप इसकी एक एंट्री भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक पूछ लो आराम से ना। ये अगले साल की बात करना, अगले साल जब आएगी तब बात करेंगे, अभी इतना समझ लो बस। क्या आपको लगता बिल परचेज करने की एंट्री समझ में आ गई आपकी में? क्या एक कंसेप्ट क्लियर है आपको? क्या पूरी कंसेप्ट की फ्रेमिंग क्लियर है आपको? यदि क्लियर है तो हम इसको आगे चला सकते हैं।
ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा, ये मुझे थोड़ी सी एंट्री अलग अलग लग रही है, घिच लग रही है इसको। ये एंट्री थोड़ी में घिच पिच सी लग रही है ना हल्की सी। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं इसका ना, बीच में ठीक लगेगी। डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट। ओ, ये हैंडल कितनी बेटा? 13,333। ये अगले साल का रिबेट, ये इसी का अगले साल का रिबेट बन जाएगा। ठीक है ना। ये 1/4 को है ना, हाँ ये 1/4 को है, और ये आपका यहाँ करंट ईयर का है। बोलो, कोई दिक्कत है, तकलीफ है क्या? पहले फटाफट से इसको यहाँ पर आप नोट कर लो। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक एग्जांपल से प्रॉपरली सारी बात को समझाऊंगा, पहले नोटिंग भी कराऊंगा थोड़ी सी इसकी, कि एंट्री क्या क्या बनेगी। वैसे मैंने एंट्री आपको दिखा दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बावजूद भी मैं आपको थोड़ा सा नोटिंग कराऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा है, मजेदार है ये ना। थोड़ा नोट कर लो आप। थोड़ी सी मैं यहाँ एक अंडरलाइन लगा देता हूँ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका ये। चलिए, अब थोड़ी इसकी फ्रेमिंग करते हैं इसके ना। तो बताओ क्या करोगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बेसिकली क्या होता है कि आपसे ओनली फॉर इनकम का ट्रीटमेंट ही पूछा जाता है। बेसिकली जो पर्ची, जो बिल है ना, उसकी एंट्री वो ऑलरेडी डाल चुके होते हैं। आपसे 31 मार्च की बात कर रहा होता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से एक एक सारी सारी एंट्री लेके चलूंगा। ऑन बिल्स परचेज फॉर डिस्काउंटिंग। एंट्री क्या डालोगे बेटा आप? बिल्स परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, या कैश टू डिस्काउंट इनकम। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री होती है। सेकंड एंट्री बताओ क्या होती है? ऑन रिवेट क्रिएशन। रिवेट क्रिएशन की एंट्री क्या होगी? सिंपल है आपका।
डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग पर रिवेट। ठीक है, जो भी आएगा। और एक लास्ट एंट्री बताओ क्या होगी बेटा। ऑन डिस्काउंट इनकम ट्रांसफर टू पीएल फॉर करंट ईयर। बताओ क्या होगा। यहाँ पर हम जब इनकम की बात करेंगे तो डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट और पी एंड एल अकाउंट। मैं आपको इसमें इमीडिएटली वर्किंग भी डाल रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर डिस्काउंट इनकम। करंट ईयर डिस्काउंट इनकम। मैं साथ के साथ मेरे बच्चे वर्किंग भी डाल रहा हूँ ना इसमें, जिससे हम बस और समझ में आ जाए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिवेट। ऐड करोगे डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। लेस कर दोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिवेट। समझाता हूं इसको अभी मैं। यही होगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड इन पीएल। यही वाली वैल्यू है वो। ठीक है, समझाता हूँ चीजों को, टेंशन ना लो आप। बस अभी आप इसको एक बार नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो। चीज को आराम से समझते हुए चलना है, क्योंकि चीज जितनी आप क्लियरिटी के साथ समझोगे उतनी ही चीजें आपको इस टॉपिक के अंदर आसान होने वाली हैं। ठीक है। आपको, क्योंकि मैं रेगुलर बैच नहीं ले रहा हूं कि हर चीज को मैं आपको चीजें वो उसमें नहीं लेके जा सकता और ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करवा सकता, बट आई होप, उम्मीद करता हूं कि जितना मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप 100% कैपेसिटी के साथ समझ रहे हो। क्योंकि आपने इनको 100% कैपेसिटी के साथ समझ लिया तो समझ लो जो रेगुलर वाला बच्चा है वो तुम बराबर हो जाओगे। ठीक है ना। चलिए, मैं थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा बाय ड्राफ्ट समझाने की कोशिश करता हूं। मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं आपके लिए। ये आपका मान लो करंट ईयर है। ठीक है। आपने क्या किया, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर है, ये आपका नेक्स्ट ईयर है। ठीक है। हुआ क्या, आप लोगों ने इस साल आपने जो रिबेट बनाई थी वो मान लो है 20,000 की, या पिछले जो ईयर रिबेट थी मान लो 20 लाख रुपए की। जैसे आपने अभी एग्जांपल 9167 की रिबेट बनाई थी, रिबेट बनी थी आपकी, तो वो पिछले साल थी। इस साल आपने क्या क्या बिल परचेज किए, और जो जितने भी बिल परचेज किए थे उन पर आपने डिस्काउंट इनकम जो रिसीव की है वो की है मान लो 1,10,00,000। ठीक है। और इस इनकम में से कुछ इनकम क्योंकि रिवेट भी होगी, और रिवेट इन करंट ईयर मान लेते हैं अपन यहां पर 30 लाख का। तो मुझे बताओ, आपका जो नेट इनकम है, नेट इनकम
ऑफ करंट ईयर कितना हुआ? सर बेहद आसान है, क्योंकि ये पिछले साल जो रिवेट बना था वो वाला अमाउंट था जो इस साल की इनकम थी, एडवांस वाला। तो एक तो ये इनकम हमारी करंट ईयर की थी, बोलो है ना। इस साल हमें टोटल रिवेट मिली है 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख की, जिसमें से 30 लाख वाला अमाउंट इस साल का है। तो मुझे बताओ कि अल्टीमेटली इस साल का कितना बचा? सर हमारे पास बचा कितना बताओ? 80 लाख का, बोलो ना। तो 80 लाख का ये हो गया। तो आपको नहीं लगता कि आपको टोटल कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए की इनकम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर होनी चाहिए? बोलो, बोलो ना। है ना, क्योंकि इतनी तो आपने इनकम टोटल कमाई है ना, इसमें से तो रिवेट अगले साल का भी तो है, जैसे हमने ऊपर कंसेप्ट समझा था। क्योंकि सारे के सारे विल इसी ईयर में ड्यू तो नहीं होंगे, कुछ ऐसे विल भी होंगे जो नेक्स्ट ईयर के ड्यू हुए होंगे, तो आपको उस वाली इनकम को भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने यही तो किया, इसमें बताओ, मैंने यही तो किया। देखो ये ओपनिंग बैलेंस है और इसमें कर दिया करंट ईयर माइनस रिवेट ऑफ करंट ईयर। तो अल्टीमेटली ये हो गया माइनस क्लोजिंग, बोलो ना। इसी चीज को मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है। ये नोट इसलिए करवा दिया क्योंकि आपको शायद आगे चीज प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए इस बात को मैंने यहीं पर आपको नोट करवा दिया है कि आपकी जो फटाफट फटाफट जो आंसर लाने की स्कीम है वो यही है बेटा, ठीक है ना। कंसेप्ट को भी रखो, उसकी फ्रेमिंग भी रखो, आपको वर्किंग नोट में कैसे बनाना है। अदरवाइज क्या करोगे, कंसेप्ट में समझने में टाइम लगा दोगे, एग्जाम्पल वहां ऐसे बढ़िया बढ़िया प्यार से डिजाइन बना रहे होंगे, अच्छा गुरुजी ने ऐसे डायग्राम बनाया था, ये इनकम यहाँ से लेनी यहाँ निकालनी, आप वहां टाइम ज्यादा लगा दोगे। ठीक है, वो आपको कंसेप्ट की नजरिए से आपको रखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब कभी कभी हम इस पैरामीटर को भूल जाते हैं ना, तो वहां पर वो कंसेप्ट ही काम आता है मेरे बच्चे। यदि हम कभी कभार इसको भूल गए और कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आपको वहां पर कंसेप्ट ही क्लियर काम आएगा, ये वाले काम आपको नहीं आएंगे, क्योंकि भूल चुके होंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल इसके साथ लिखो आप। आप एग्जांपल लिखो, और एग्जांपल क्या देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ पीएनवी एज ऑन 31/3/24। यहां दे रखा है बिल्स परचेज्ड, या बिल्स परचेज मत करो, बिल डिस्काउंट करो ना इसको। बिल डिस्काउंटेड 1,37,05,000। रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड जो दे रखी है, वो दे रखी 2,21,600। आप इसको 1/4/23 का डेटा भी कह सकते हो। और डिस्काउंट जो इनकम रिसीव हुई है आपको, वो हुई है आपको 10,56,500। मेरी बात क्लियर है? एक तरीके के बिल परचेज थे आपके, जो भी था, ये आपकी इनकम थी। नीचे अदर डिटेल्स भी है, अदर डिटेल्स ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड। आपको और भी डिटेल यहां पर दी है।
और जो डिटेल दी है आपको, वो दी है यहां लिख लो डेट, यहां लिख लो अमाउंट, और यहां लिख लो रेट। ये जो था आपका 5/6, डेट क्या थी 24, 24। दूसरा था आपका 12/6/24। तीसरा था 25/6/24। यहाँ था 6/7/24। अच्छा बहुत अच्छा। और जो ये थी ड्यू डेट ना, हाँ ड्यू डेट। अमाउंट था आपका 18,25,000। रेट थी 12%। अमाउंट था आपका 50 लाख। रेट थी आपकी 12%। अमाउंट था आपका 28,20,000। सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी। रेट थी आपकी 14%। अमाउंट था आपका 40,60,000। रेट थी आपकी 16%। ठीक है, चलो ये एक बार अमाउंट टोटल कर लो, कितना रहा है इसका। क्वेश्चन समझाऊंगा, हाँ। 18,25,000 प्लस था 50 लाख, प्लस कितना था 28,20,000, प्लस था 40,60,000। 1,37,05,000। ओ माय गॉड। चलिए, हाँ ठीक है। कैलकुलेट रिवेट्स ऑन बिल डिस्काउंटेड। चलिए क्वेश्चन समझो पहले। क्या बोल रहा है आपसे, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है इन द बुक्स ऑफ द पीएनबी एट 31 मार्च 2014 के हिसाब से। हमें उसके हिसाब से बात करनी है, 31 मार्च 2024 के हिसाब से बात करनी है। बोल रहा है इसका मतलब ये जो डिटेल दे रखे ना आपके पास, ये वाली, ये 23-24 की है। बोलो ना, क्योंकि 1/4/23 मतलब ओपनिंग है। ठीक है, ये आपके डिटेल्स बता रखी हैं। टोटल आपने इतनी इनकम कमाई, जितने भी बिल आपने ड्यूरिंग द ईयर किए हैं, ठीक ना, ये ड्यूरिंग द ईयर है। ये रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है, ये आपका प्रीवियस ईयर का था, यानी ओपनिंग था।
ये वाली आपकी रिवेट के बिल की डिटेल है। आपने टोटल इतने बिल नहीं लिए, ये आपकी रिवेट की इंफॉर्मेशन है, रिवेट वाले बिल की इंफॉर्मेशन है। आप टोटल कितने बिल परचेज किए वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, लेकिन हमारे पास ये दे रखा कि कितने कितने बिल हैं। अब देखो, ये सारे के सारे जो बिल है ना, हमारे पास 31 मार्च के बाद के हैं। देखो, 31 मार्च के बाद के हैं। अब मैं कुछ ऐसा कह दूं, मैं अपने सॉल्यूशन थोड़ा प्रेजेंट करना चाहूं तो यहां देखो थोड़ा सा ना, ध्यान से सुनना मेरे बेटे से, थोड़ा ध्यान से देखना। ये है हमारे सामने कहानी, ये हमारा है 31/3/24। वो ये बोल रहा है कि इनके कुछ बिल हैं, 1, 2, 3 और 4 बिल हैं। 4 बिल बोल रहा है कि ये बिल वो हैं जो अगले साल आने वाले हैं। बोलो है ना। अब यहां देखो, आप क्या होगा कि इधर की जो इनकम है, ये तो आपकी करंट ईयर की इनकम है जो पीएल में चली जाएगी। लेकिन जितने इतने पीरियड की जो इनकम है, दिस पीरियड की जो इनकम है, वो रिबेट कहलाएगी। तो हमें ओनली फॉर ये वाला टाइम काउंट करना है, दिस पीरियड काउंट करना है। पीरियड रिवेट होगी, पीरियड की जो इनकम है वो रिवेट होगी। अब देखो, ये आपका 5/6 का है, तो यहां लिख लो 5/6। दूसरा है 12/6 का है, तो यहां लिख लो 12/6। फिर लिख लो 25/6, ये आपका 25/6 है। और लिख लो आपका कितना, 6/7, ये आपका 6/7 हो गया। इसका मतलब इसका जो टाइम देखना पड़ेगा आपको, ये आपको यहां तक देखना पड़ेगा। बोलो, ये आपको यहां तक देखना पड़ेगा, ये आपको यहां तक देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहां तक देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहां तक देखना पड़ेगा। बोलो ना, ये पीरियड आपका रिवेट वाला पीरियड है। ये नहीं कह रहा कि बिल यहां पर आपने खरीदा है, ये कह रहा कि बिल तो यहां खरीदे हैं, लेकिन इनके सेटलमेंट यहां होने, ड्यू डेट यहां पर है। तो इसका मतलब इस वाली जो इनकम है, ये वाली इनकम आपने रिकॉर्ड कर ली होगी। बोलो है ना, ये वाली इनकम भी आपने रिकॉर्ड कर ली है, क्योंकि रिवेट में है तो उसकी उसने ऑन फॉर इसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दी। जैसे पिछले हमने एग्जांपल में जब बनाया था, हमने क्या किया था, हमने आपको यहां से टाइम दिया था, मैंने आपको यहीं से चीज को लिंक करके दिया था, तो ये आपको प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको एनालाइज करने में आसान हो गया था। यहां से सर ये यहां पर था, यहां तक का तो इतना पीरियड ये, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि ये बिल कितने कितने पीरियड के लिए थे, ये नहीं बताया। उसने ये बोला भैया देखो 3-4 बिल बचे हैं, जो 4 बिल है वो अगले साल में जाकर के ड्यू होने वाले हैं, तो इसका मतलब आप जो अगले साल जितना पीरियड है वो सारा सारा आप कर, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल बना दिया। ठीक है, अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम किसी प्रकार की है नहीं है। चलो, मैं इसको यहां से हटा दूं। क्या ये डेटा समझ में आ गया? तो ये पीरियड काउंट कर लो, ये पीरियड कितना कितना आने वाला है। तो फटाफट से मेरे बच्चे यहां देखो ना कितना आ रहा है, पहले बिल के अंदर 30 + 31 + 5, 66 डेज है ना। तो इसके सामने 66। अगले बताओ कितना है, इसमें अब ऐड कर दो, 6 और ऐड कर दो, तो हो गया 30 + 31 + 12, 73। ये 73 का हो गया। इसके अलावा कितना कर दो, इसमें 25 करना पड़ेगा, 30 + 31 + 25 ना, 86। ये 86 का हो गया। इसमें तो आपको जाना ही पड़ेगा, 30 + 31 + 30 + 6, ये 97 डेज का करना पड़ेगा। ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर ना। ठीक है, ये वाला जो बिल है वो 66 डेज है, ये 73 है, ये 86 है। ये कहां से निकाला हमने, फ्रॉम फ्रॉम 31 मत नहीं, आप एक का प्रेस कर लो ना, 1 अप्रैल 24 टू टिल ड्यू डेट। ठीक है ना, ये आपने काउंट किया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिखा था यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रिवेट ऑन 31/3/24।
ठीक है, तो यहां देख लो कितनी आई बताओ। पहले का कितना अमाउंट है? मैं चाहूँ तो टेबल बना सकता हूँ इसकी ना, टेबल भी बना सकते हैं, चलो टेबल ही बना लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, चीज शॉर्ट हो जाएगी हमारे सामने। अमाउंट, रेट, इनकम या रिबेट, रिबेट, बिल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ना। अमाउंट कितना है? 1825, 18,25,000। दूसरा कितना है? 50 लाख का। एक चीज और रहेगी इसमें ना यार, एक चीज और रहेगी मेरे बच्चे, एक चीज और लगा लो इसमें। एक चीज और, इसको हटा ही देते हैं ना पन्ना। चलो पूरा वापस चेंज करते हैं। चलो नॉर्मल लिख लो ना यार। अमाउंट कर दो, इसके अलावा रेट कर दो, डेज कर दो, और रिवेट कर दो, है ना। चलो अमाउंट बताओ कितना है, पहला चेक का अमाउंट कितना है? 18,25,000। दूसरे का बताओ कितना है? दूसरे का है 50 लाख। तीसरे का बताओ, तीसरे का कितना है? 28,20,000। चौथे का बताओ, चौथे का कितना है? 40,60,000। ठीक है, ये हमने रेट निकाला था दे रखा, सॉरी, 12%, 12%, 14% और 16%। डेज हमने ऊपर निकाले थे 66, 66, 73, 86 और 97। ठीक है, अब रिवेट निकाल लो आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं है। अब कैलकुलेशन करोगे, 18,25,000 का 12% इंटू 66/365। सिमिलर इसका आएगा 50 लाख का 12% इंटू 73/365। इधर वैसे आएगा 28,20,000 इंटू 14% इंटू 86/365। 40,60,000 मल्टीप्लाई बाय 16%, 97 डिवाइड बाय 365। निकल, फटाफट फटाफट से अमाउंट निकाल दो मेरे बच्चे। ठीक है ना। इसका आ रहा है 18,26,000, सॉरी 25,000 इंटू 12% इंटू 66/365, 39,600। 50 लाख इंटू 12% इंटू 73/365, 1,20,000। 1,20,000, 28,20,000 इंटू 14% इंटू 86/365, 93,021। 93,021 और लास्ट की जो इनकम आ रही है 172,633। टोटल बता दो कितना आ रहा है ना। ये टोटल आ रहा है आपका 4,25,254 टोटल। ये कैलकुलेशन आपकी हो गई। वैसे रिबेट कैलकुलेशन करना था आपको, अब आप एंट्री भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। ठीक है, पहली कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, आई होप, उम्मीद करते हैं।
ठीक है ना। चाहो तो आप इसको भली से अंडर द फॉर्मेट भी डाल सकते हो। ओ माय गॉड, क्या चाहता है हमसे। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। चलिए, वर्किंग नोट नंबर टू। वर्किंग नोट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल। आपको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है, ओपनिंग रिवेट निकालो मेरे बच्चे, प्लस करंट ईयर इनकम रिसीव माइनस क्लोजिंग रिवेट। यानी कि जो आपने जो आपने पिछले साल इनकम को रिवेट बनाया था, पिछले साल की रिवेट इस साल की इनकम थी तो इस साल आएगी। तो बताओ कितनी थी रिवेट पिछले साल की। 2,21,600। करंट ईयर में इनकम कितनी रिसीव की, 10,56,600। ये था डाला था क्या। हाँ, 10,56,500 ना, 10,56,500। और रिवेट आपने कितनी बनाई बताओ इसमें से, 4,25,254। ये जाएगा ट्रांसफर टू पीएल। ट्रांसफर टू पीएल। तो बताओ कितना आ गया, 2,21,600 प्लस 10,56,500 माइनस 4,25,254। ये जाएगा 8 लाख के अप्रोक्स, 8,52,846। ये आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अब आप आराम से आप एंट्री डाल लो, कोई प्रॉब्लम। वैसे एंट्री मुझे ये दो ही डालनी है, दो ही डालनी है बेसिकली ना यहाँ पर। तो मुझे बताओ, डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल बीइंग डिस्काउंट इनकम ट्रांसफर टू पीएल, है ना। तो कितनी है, 8,52,846। दूसरी कुछ इनकम डिस्काउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवेट बनाई थी हमने ना, रिवेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो हमने कैलकुलेट किया था, बीइंग करंट ईयर रिवेट क्रिएशन। कितना था बेटा, वो था 4,25,254। वो एंट्री बेसिकली आपको डालनी है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन एग्जांपल में तो मैंने आपको जो उसका थोड़ा सा कनेक्शन था कि भाई किस तरीके से उसकी कनेक्टिविटी है, कंसेप्ट किस तरीके लिंक कर रहा है, वो लिंकेज की वजह से मैंने आपको पूरा डायग्राम के थ्रू एंट्रीज प्लस आपके लिए ये पूरा मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की थी। वो इसीलिए था क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट इसका समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा, क्योंकि मैं ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकता, टाइम का थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेशन है, इसलिए थोड़ा सा। अदरवाइज इसको थोड़ा सा आराम से हम 1 घंटा प्रॉपरली इस पर बात करते, 1 डेढ़ घंटा आराम से इसी कंसेप्ट पर बात करते। देन उसके बाद हम इस पर आगे एग्जाम्पल पर चलते हैं, लेकिन करें क्या, अभी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसके बारे में कि करना क्या है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो आराम से, कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलो आगे। अब आपके सामने देखो तो मैं आपके सामने क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। देखो,
यहाँ देखो आराम से ना, कैलकुलेट रिवेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ऑन 31 दिसंबर 2021। आपको दिसंबर को बताना है। क्वेश्चन अपने ध्यान से देखना है, ये थोड़ा लिंक करेगा, इसमें टाइम दिया है इसलिए ना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड सो जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट। आपको ड्यू डेट की मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट प्लस 3 डेज ग्रेस। ठीक है ना, वो थोड़ा देख लेना, क्योंकि मैंने बोला ना आपको थ्योरेटिकल बातें मैंने आपको बताई नहीं है इसमें। तो जब भी ड्यू डेट की बात आती है तो हमेशा उसमें 3 डे ग्रेस के ऑलरेडी होते हैं। यदि तुम निकाल रहे हो, तुम ड्यू डेट निकाल रहे हो, तो मैच्योरिटी डेट देखोगे, प्लस आप उसमें 3 डे ग्रेस के और लोगे। इस बात का याद रखना, डे टू डे कैलकुलेशन करनी है आपको ना, डे टू डे कैलकुलेशन करनी है, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रख के चलना है। बोला कि आपको नीचे एडजस्टमेंट की एंट्री भी डालनी है, डेट ऑफ बिल ये है, इतने रुपीज का है, पीरियड इतने का है, तो आप इससे जो लोगे, यहां से लेके यहां लो 15, 10, 21 से जब लोगे 5 महीने, तो आएगी मेरे बच्चे मैच्योरिटी डेट, प्लस 3 डेज और करोगे, तब आएगी आपकी ड्यू डेट। और आपको हमेशा ड्यू डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मेरी बात क्लियर है? तो आप जो पीरियड आएगा इसके अंदर, आप जब ड्यू डेट निकालोगे, तो प्लस यहां पर 3 डेज और करोगे, प्लस 3 डेज और करोगे। वो थोड़ा सा आप देख लेना, है ना। बस खत्म है। अब देखो भैया, आपको दिसंबर का क्लोजिंग है, दिसंबर कब है? 21 के अंदर। बिल आपने लिखा 5 महीने का, तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा ग्राफिक्स में थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करा रहा हूं आपके लिए ना, क्योंकि एनालाइज आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने आपको पहले तो खुद का एग्जांपल बना के दिया था, तो वहां पर चीज मैंने आपको कोरिलेट करके दी थी। अब वहां पर एक प्रॉब्लम है, सर वहां तो आपने डेज का नहीं लिया, वो एक बेसिक कंसेप्ट के रूप में लिया था ना मैंने। अदरवाइज ये बहस करोगे सर आपने डेज नहीं लिया, तो वो भूल जाओ ना। मैंने वहां पर डायरेक्ट कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मंथ टू मंथ लिया था मैंने। यहाँ देखो मैं डेज का कोई लोचा नहीं रखा था, सीधा लगा 5 महीने 3 महीने, ये 1 तारीख से 1 तारीख तक तो उसमें 3 दिन और भी ऐड होते, ठीक है ना। अदरवाइज मैंने यहाँ पर लिया है, मैंने यहाँ पर आपको लिंक दिया, तो यहाँ पर जो इस वाले पीरियड में जो आ रहा था उसी को रिपोर्ट बनाया था ना, तो यहाँ पर 31 दिसंबर के बाद जो भी पीरियड आएगा वही आपका रिवेट बनेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको एनालाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा है मेरे बच्चे? भाई क्या हो गया इसको? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। मैं आपको एनालाइज करा रहा हूं। आपके पास डेटा दे रखा है, मान लो ये आपका है, ये पीरियड पूरा दे रखा है, ये है आपका 31/12/2021। किस 22 है? कहाँ देख रहा हूँ यार? 22। हाँ ठीक है, 21 का। अब देखो, 1, 2, 3, 4, 4 बिल है। ये बोल रहा 10/15 को है। 15/10 यार, मैं उल्टा क्यों कर रहा हूँ? ये आपका 15/10 को है, ये आपका 10/11 को है, 10/11 को है, ये आपका 25/11 को है, 25/11 को है, ये आपका 20/12 को है, 20/12 को है। इसका जो पीरियड है, इसका जो पीरियड है, ये पीरियड है 5 मंथ, ठीक है। इसका जो पीरियड है, इसका जो पीरियड है,
ये वाला कितना है, 4 मंथ। इसका जो पीरियड है ये कितना मेरे बच्चे, 4 मंथ। इसका जो पीरियड है ये 3 मंथ। क्लियर है यहाँ तक हमें? अब इसकी कैलकुलेशन को आराम से समझो, जो हम आपसे कहना चाहते हैं। भाई यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। आपको ये वाला पीरियड तो निकालना नहीं है, आपको निकालना है ये वाला पीरियड। दिस पीरियड इनकम इज कॉल्ड रिबेट, आपको वही निकालना है। अब देखो, आप यहां तक तो बात करोगे नहीं। अब यहां देखो, बेसिकली इसकी मैं ड्यू डेट देखता हूं, इसकी हम ड्यू डेट देखते हैं। तो जब हम इसकी ड्यू डेट देख रहे हैं, तो जब ड्यू डेट को देखेंगे तो देखो कब आ रहा है इसका, ये हमने 15 से लिया है, 5 महीने का है। तो हम 15 से 15 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 11वां महीना, 12वां, 13वां, नहीं नहीं नहीं, 11वां, 12वां, 1, 2 और 3, यानी 15 मार्च। इसकी हम बात करते हैं मैच्योरिटी की, 15 मार्च। बोलो ना, मैं यहां लिख दूं 15 मार्च प्लस 3 डेज और आएंगे, ठीक है। सिमिलर यहां पर आ जाओ, ये हो गया 10/11 को, 4 महीने का है। सर डे में काउंट में इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मंथ में दे रखा है, ठीक है, वो मंथ में दे रखा है। ठीक है, चाहो तब कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, वो आपको दिख जाएगा। अब देखो क्या है, आपका 10/11 से ना 12, 1, 2 और 3, यानी कि आपको जाएगा 10 मार्च को, 10 मार्च को ना, 10 मार्च प्लस 3 डेज, 3 डेज। इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो, क्योंकि आप मंथ काउंट करो तो दिन कैसे देखोगे ना, वो दिन भी नहीं आएगा ना, इसलिए अब उससे पहले पहले एक दिन तक देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने महीने का आ रहा है। अब यहां से देखो कितना आ रहा है, यहां से देखो कि थर्ड में देखो, 25/11 से ना, तो 12, 1, 2, 3, यानी कि 24 मार्च को, 24 मार्च प्लस 3 डेज। यहां पर भी आप 10 ले लो, आप ये सॉरी 9 ले लो आप, यहां पर भी 9 ले लो, 9 मार्च, यहां ले लो 14 मार्च, एक दिन पहले होगा ना, 14 मार्च, ठीक है ना। और लास्ट वाले में क्या बताओ, 12, 1, 2, 3, यानी कि 19 मार्च प्लस 3 डेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपकी में? क्या टाइम समझ में आ गया आपको? बोलो, क्या सबका टाइम समझ में आ रहा है? सबका टाइम समझ में आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन बेहद आसान है, आपकी बेहद आसान होने वाली है, आपकी बेहद आसान होने वाली है। अब देखो यहां पर, यहां आराम से देखो आप। अब यहां मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, यहां मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, आपको ओनली फॉर मेरे बच्चे क्या निकालना बताओ, आपको निकालना है इसका ये वाला पीरियड, इसका ये वाला पीरियड, इसका ये वाला पीरियड, इसका ये वाला पीरियड। क्लियर है? तो निकाल लो आराम से। अब देखो, अब यहां से डे काउंट करने हैं आपको। भैया देखो, ये 14 मार्च है, तो जनवरी पूरा 31 का, 28 की फरवरी कब है, 2022 है ना, हाँ। तो देखो, इसमें आ गया, पहले के अंदर आ गया 30, सॉरी 31 प्लस 28 फरवरी का हो गया, और मार्च के 14 दिन प्लस 3 दिन, पहला। दूसरा देखो, 31 प्लस 28 प्लस 9 प्लस 3, 31 प्लस 30 प्लस कितने हैं, 24 प्लस 3, 31 प्लस 30 प्लस कितने हैं, 19 प्लस 3, कितना आ रहा बताओ, 27, 28, 1,
17, ये हो गया 76 डेज का। यहाँ जाओ 31 प्लस 28 प्लस 12, 71 डेज का। इधर आ गया 31 प्लस 28, ये 28 आएगा मेरे बच्चे। बोल दिया करो यार, ऐसी गलती होता है तो। प्लस 27, ये 85 डेज। ठीक है, यहाँ 31 प्लस 28 प्लस 19 प्लस 2, क्या कर दिया मैंने, 22 प्लस 28 प्लस 31, 81 डेज। मेरी बात क्लियर है? इस काउंट के लिए कर लोगे। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको यही चीज देखते हुए चलनी है। वैसे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिवेट के सारे क्वेश्चन निकाल लेना, एक भी मत छोड़ना मेरे बच्चे। ठीक है, डे का ध्यान रखना है आपको। डेज की कैलकुलेशन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट का कभी कभार अजम्पशन कर लेता, वो बात अलग है कि भैया नहीं हम तो 5 दिन को एग्जैक्ट ही ड्यू डेट मानेंगे, बट मैं नहीं मानूंगा इस बात को। आप फंडामेंटल कैलकुलेशन करके चलना। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे गुरुजी होते हैं वो बताते हैं, इसमें ऐसा इशू नहीं मानता मैं। आप अजम्पशन डाल सकते हो कि जो 5 डेज है हम मैच्योरिटी डेट को ही ड्यू डेट मान के चल रहे हैं, आप कर सकते हो, बट करना मैं ऐसा ठीक नहीं मानता मैं। ठीक है, तो ये आएगी मैच्योरिटी डेट प्लस 3 डेज करोगे ड्यू डेट का, और जो टोटल एग्रीगेशन डेट का आएगा वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, निकल जाए रिवेट। ये भी आपके पास रिवेट का क्वेश्चन ही है, देख लो। यहाँ पर आपको रिवेट निकालनी है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज की इनकम निकालनी है आपको। सिंपल सिंपल बता रखा, इतने इतने हैं। ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा 18 लाख का। करोड़ रिवेट, रिवेट है, ओपनिंग रिवेट है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च आपने क्या किया, विक्ट्री लिमिटेड है डिस्काउंटेड बिल्स एक्सचेंज 8,000 करोड़ के डिस्काउंट किए, 18% के रेट पर है। एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट बीइंग फॉर 73 डेज। ठीक है, एवरेज जो पीरियड है डिस्काउंट का वो इतना है। और बिल ऑफ एक्सचेंज है 1200 करोड़ की, करोड़ वर ड्यू फॉर द रियलाइजेशन फ्रॉम द एक्सेप्टर कस्टमर आफ्टर 31 मार्च। ये आपके रिवेट वाले हैं, तो इस पर लगाओगे 18%, 18% लगाओगे। कितने डेज का लिया है इसने, ये लिया है, तो 1200 करोड़ 18% लोगे इंटू 36.5 डेज लोगे। ठीक है ना, 365 का। तो ये आपकी रिवेट आ जाएगी करंट ईयर की। देखिए उसे निकालने खत्म क्वेश्चन ना, आप आराम से डील कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपसे ये बात आपके समझ में आ रही होगी। क्वेश्चंस को करोगे तो समझ में आएगा। बाकी आई होप, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं इसको डेफिनेटली कवर कराऊंगा आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा, आपको इसके लिए हल्का सा वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेशन जब करेंगे तो डेफिनेटली, अभी 2-3 एडजस्टमेंट और बचे। एक और है थोड़ा सा जिस पर मुझे 2 क्वेश्चन करवाने हैं, अदरवाइज बाकी तो सारे फटाफट से होने वाले हैं। बाकी में कुछ है नहीं, रिवेट और एक है प्रोविजन। 2 ही पॉइंट है आपके लिए जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलने पड़ेंगे। बाकी बहुत आसान है इसके अंदर। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।